वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 450 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स के लिए। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज डेट हो गई है 19 जुलाई 2020 और इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 450 तक पहुँच सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा होप के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट है यहाँ पर। देखिए, होप संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई का मार्स मिशन है मंगल का, जिसकी घोषणा की गई थी वर्ष 2019 में। और इसका उद्देश्य है मंगल ग्रह के वातावरण का पहला एकीकृत मॉडल बनाना। और इस मिशन को संयुक्त अरब अमीरात की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर, क्या नाम है, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा लॉन्च किया जा रहा है। देखिए, बिल्कुल ये जो मिशन है ना, होप मिशन, ये यूएई का है। और इस मिशन को संयुक्त अरब अमीरात यूएई की अंतरिक्ष एजेंसी मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के द्वारा संचालित किया जा रहा है। करेक्ट स्टेटमेंट। और इसका उद्देश्य मंगल ग्रह के वातावरण का एकीकृत मॉडल बनाना है। पहला वाला गलत है क्योंकि 2019 का नहीं है, ये 15 का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, ऑप्शन नंबर सी। तो होप संयुक्त अरब अमीरात यूएई का मिशन है जिसकी घोषणा की गई थी वर्ष 2015 में, न कि 2019 में। इसका उद्देश्य है मंगल ग्रह के वातावरण का पहला एकीकृत मॉडल बनाना। और यह मंगल ग्रह के वातावरण तथा बाह्य अंतरिक्ष और सौर हवाओं के साथ इसके संबंध का अध्ययन करेगा। साथ ही मंगल ग्रह की जलवायु से संबंधित डेटा को एकत्र करेगा, जिससे वैज्ञानिकों को ये समझने में सहायता मिलेगी कि मंगल के वातावरण का अंतरिक्ष में क्यों क्षरण हो रहा है। अब देखिए, इस मिशन को यूएई की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर द्वारा संचालित किया जा रहा है। तो 2015 का है, ये 19 का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। हाल ही में समाचारों में रहा जयगांव पसाखा व्यापार मार्ग, क्या नाम है, जयगांव पसाखा व्यापार मार्ग निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शुरू किया गया है। चीन नेपाल, भारत भूटान, भारत चीन, या फिर भारत और बांग्लादेश। देखिए, जयगांव है पश्चिम बंगाल में और पसाका है भूटान में, इन दोनों के बाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, भारत और भूटान के बीच व्यापार मार्ग। तो हाल ही में भारत और भूटान द्वारा पश्चिम बंगाल में जयगांव, जो भारत में, और भूटान के पसाखा के बीच एक नया व्यापार मार्ग खोला गया है। यह नया व्यापार मार्ग मौजूदा कोविड-19 महामारी के दौर में दोनों देशों के व्यापार संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। और साथ ही इस नए व्यापार मार्ग के खुलने से पहले से मौजूद मार्ग पर वाहनों के दबाव को कम किया जा सकेगा। तो याद रखना इसको, पश्चिम बंगाल में जयगांव है और भूटान में पसाखा। क्वेश्चन नंबर 3 है परिसीमन आयोग के संदर्भ में विचार करना है, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। देखिए, परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है, पहला स्टेटमेंट है। और पहले परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी 1952 में, 1952 में। और परिसीमन आयोग को सीमा आयोग मतलब बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। बताइए। बिल्कुल, परिसीमन आयोग को बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आयोग की स्थापना हुई थी 1952 में। और पहला वाला करेक्ट है क्योंकि परिसीमन आयोग की अध्यक्षता करता है सर्वोच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ना कि मुख्य न्यायाधीश। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट, 2 और 3 करेक्ट है, बी है इसका आंसर। तो परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सर्वोच्च न्यायालय के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा की जाती है, ना कि सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। तो जस्टिस होना चाहिए, चीफ जस्टिस की आवश्यकता नहीं है। पहले परिसीमन आयोग की स्थापना की गई थी 1952 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है परिसीमन आयोग, किसी भी तरह से इससे प्रश्न पूछा जा सकता है घुमा फिरा कर, चाहे स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी सिविल सेवा। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग मतलब बाउंड्री कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो करेक्ट है 3, करेक्ट है 2, इनकरेक्ट है 1। तो चीफ जस्टिस इसका अध्यक्ष नहीं होता, सेवानिवृत्त, केवल न्यायाधीश से काम चल जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए लेकिन। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताने के में से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऐसे कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है। पहला स्टेटमेंट यह। दूसरा स्टेटमेंट है भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा है जो औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमय के तहत आते हैं।
बिल्कुल करेक्ट है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट पेरिस अभिसमझौते के तहत आते हैं। सी है इसका आंसर। तो देखिए जीआई टैग ऐसे कृषि, प्राकृतिक या एक निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता और विशिष्टता का आश्वासन देता है जो एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से उत्पन्न होता है और जिसके कारण इसमें अद्वितीय विशेषताओं और गुणों का समावेश होता है। भारत का पहला जीआई टैग कौन सा था? दार्जिलिंग की चाय। भौगोलिक संकेतक बौद्धिक संपदा अधिकारों का हिस्सा है जो औद्योगिक संपदा के संरक्षण के लिए पेरिस अभिसमझौते के तहत आते हैं। अब देखिए भारत में भौगोलिक संकेतक के पंजीकरण को माल के भौगोलिक संकेतक अधिनियम 1999 द्वारा विनियमित किया गया है। पंजीकरण एवं संरक्षण, माल के भौगोलिक संकेतक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के द्वारा इसको विनियमित किया गया है। देखिए यह अधिनियम जो है वो 13 सितंबर 2003 को प्रभाव में आया। इसका विनियमन भौगोलिक पंजीयक रजिस्ट्रार द्वारा किया जाता है, रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशंस। अब देखिए भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री का मुख्यालय कहाँ पर है? तमिलनाडु, चेन्नई में है, याद रखिएगा इसको। और भौगोलिक संकेतक का पंजीकरण 10 वर्ष की अवधि के लिए वैध होता है। इसको स्टेटमेंट बनाकर यहाँ नई दिल्ली करके गलत करा सकता है आपका स्टेटमेंट, तो याद रखना तमिलनाडु में है, चेन्नई में। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हाल ही में आई बाढ़ के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क बहुत अधिक प्रभावित हुआ है? तो कौन सा हुआ है? बाढ़ आई कहाँ पर है? देखिए असम में आई है। असम में कौन सा नेशनल पार्क होगा इसमें? कार्बेट तो उत्तराखंड में, बक्सा पश्चिम बंगाल में, द ग्रेट हिमालयन है हिमाचल प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क। तो वर्तमान में असम जो है एक भयंकर बाढ़ का सामना कर रहा है जिससे राज्य में भारी पैमाने पर नुकसान हुआ है। आंकड़े कहते हैं कि इस दौरान अब तक कुल 73 लोगों की मृत्यु हो चुकी है असम में और राज्य के लगभग 40 लाख लोग इससे प्रभावित हुए हैं। अनुमान के अनुसार वर्तमान में काजीरंगा नेशनल पार्क और टाइगर रिजर्व का लगभग 85% हिस्सा जो है वो जलमग्न हो गया है। असम की बाढ़ से काजीरंगा नेशनल पार्क के दक्षिणी छोर पर स्थित लगभग 75 में से 25 गांव मौजूदा बाढ़ से बहुत अधिक प्रभावित हुए हैं। अब देखिए अक्सर बाढ़ के कारण जानवर जो है अपना रास्ता भटककर मानवीय हस्तक्षेप में पहुंच जाते हैं जिसके कारण पशु मानव संघर्ष में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत और अमेरिका की रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी के 4 प्राथमिक स्तंभ कौन से हैं? बताइए। पावर और ऊर्जा दक्षता, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास और 5वां है गैर नवीकरणीय ऊर्जा। इसमें से 4 रणनीतिक स्तंभ छांटने हैं भारत और अमेरिका के बीच। तो पावर और ऊर्जा दक्षता है, नवीकरणीय ऊर्जा है, तेल और गैस है, सतत विकास है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा नहीं है। तो 5 को एलिमिनेट कर दीजिए, जहाँ जहाँ पर 5 है वो नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 2 3 4। तो देखिए भारत और अमेरिका रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी में सहयोग के 4 प्राथमिक स्तंभ का निर्धारण किया गया है। वो हैं पावर और ऊर्जा दक्षता, तेल और गैस, नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास। इन 4 स्तंभों के माध्यम से दोनों देश स्वच्छ, सस्ती और विश्वसनीय ऊर्जा की उपलब्धता, पावर ग्रिड और वितरण का आधुनिकीकरण करने, पर्यावरण प्रदूषण में सुधार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है, यहाँ पर बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। फिर से प्रश्न परिसीमन के बारे में आ गया है। देखिए परिसीमन का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना है। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत किया जाता है। परिसीमन की प्रक्रिया में नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है। नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का, बताइए कौन से करेक्ट हैं इसमें? देखिए तीनों के तीनों करेक्ट हैं परिसीमन के संदर्भ में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो परिसीमन से तात्पर्य किसी राज्य में समय के साथ जनसंख्या में हुए बदलाव के अनुरूप विधानसभा और लोकसभा चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का निर्धारण करना है। उद्देश्य क्या है परिसीमन के? तो परिसीमन का मुख्य उद्देश्य है जनसंख्या के समान खंडों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करना। अनुसूचित वर्ग के लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया के तहत ही किया जाता है। परिसीमन की प्रक्रिया में अधिकतम नवीनतम जनगणना के आंकड़ों का जो है प्रयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। निष्ठा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसे वर्ष 2019 में फेस टू फेस मोड में लॉन्च किया गया था।
इसका कार्यान्वयन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। बताइए कौन सा करेक्ट है इसमें। तो पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला गलत है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय नहीं है। कौन सा मंत्रालय है फिर? केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो इसका कार्यान्वयन निष्ठा का केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। गलत है दूसरा स्टेटमेंट। देखिए वर्ष 2019 में प्राथमिक स्तर पर शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में निष्ठा का पूर्ण रूप क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट को फेस टू फेस मोड में लॉन्च किया गया था 2019 में, और इसके बाद इसे भारत के 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समग्र शिक्षा के तहत शुरू किया गया। इसलिए पहला वाला करेक्ट है, सही है, दूसरा वाला गलत है, क्योंकि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, ना कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। तो 1 ओनली हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। चितकबरा कोयल के संदर्भ में विचार करना है। इसकी मूल रूप से 3 उप प्रजातियाँ हैं चितकबरी कोयल की, और तीनों भारत में पाई जाती हैं। चितकबरा कोयल उत्तर भारतीय लोक कथाओं में चातक पक्षी के रूप में प्रसिद्ध है, जो केवल बारिश की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है, और यह एक ब्रूड परजीवी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता बल्कि अन्य पक्षियों के घोंसले में अंडे देता है या देती है। बिल्कुल कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, या आपने 3 इडियट में भी देखा होगा, डायरेक्टर के मुंह से सुना होगा। तो वो अपना घोंसला नहीं बनाती, दूसरे के घोंसले में अंडे देती है। तो ये भी जो है चितकबरी कोयल ऐसे ही करती है। तीसरा वाला करेक्ट है। और चितकबरी कोयल उत्तर भारतीय लोक कथाओं में चातक पक्षी के रूप में प्रसिद्ध है, जो केवल बारिश की बूंदों से अपनी प्यास बुझाती है। तो दूसरा तीसरा करेक्ट है, पहला गलत है, क्योंकि इसकी 3 उपप्रजातियाँ तो हैं, एक भारत में पाई जाती है, तीनों भारत में नहीं पाई जाती। थोड़ा कॉमन सेंस लाकर भी एलिमेंट हो सकता है एक स्टेटमेंट यहाँ पर। तो केवल 2 और 3 करेक्ट हैं। कोयल के बारे में प्रश्न, कौवा क्यों बोलते? चितकबरा कोयल जो है इसकी मूल 3 उपप्रजातियाँ हैं, जिनमें से एक अफ्रीका का निवासी पक्षी है, वहीं दूसरा दक्षिण भारत का निवासी पक्षी है, और तीसरा भारत और अफ्रीका के बीच विचरण करने वाला प्रवासी पक्षी है, जो गर्मियों के दौरान भारत में आ जाता है, और भारत में इसके आगमन के समय के कारण इसे मानसूनी वर्षा का अग्रदूत माना जाता है। चितकबरा कोयल उत्तर भारतीय लोक कथाओं में चातक पक्षी के रूप में प्रसिद्ध है, जो केवल बारिश की बूंदों से अपनी प्यास बुझाता है। प्रत्येक वर्ष प्रजनन के लिए दक्षिणी अफ्रीका से हिमालय की तलहटी में आता है। ये पक्षी प्रत्येक वर्ष एक ही इलाके में आते हैं। अफ्रीका से कहाँ आता है ये? हिमालय की तलहटी में, मतलब ये आता है जम्मू कश्मीर से असम घाटी के बीच में। अब देखिए यह एक ब्रूड परजीवी पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता बल्कि अन्य पक्षियों के घोंसले में अपना अंडा देता है, विशेष रूप से जंगल ब्लबर के घोंसले में। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल के संदर्भ में विचार करना है। फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल गोवा का राजकीय पक्षी है। इसे IUCN की लाल सूची में संकट मुक्त मतलब लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। यह केवल गोवा और पूर्वी केरल में पाई जाती है। देखिए केवल वर्ड जो है ना बड़ा द्वंद्व पैदा करता है ये। तो फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल गोवा की है या फिर असम की राज्य पक्षी है? गोवा की है। और लीस्ट कंसर्न है ये, मतलब IUCN की लाल सूची में संकट मुक्त है, करेक्ट स्टेटमेंट। ये गोवा के साथ साथ पूर्वी केरल और भी भारत के स्टेट में पाई जाती है, मध्य भारत में भी पाई जाती है, प्रायद्वीपीय भारत में यानी। तो केवल एक और तो सही हो जाएगा, तीसरे को एलिमिनेट कर दिए, जहाँ जहाँ पर 3 है वो नहीं होगा। तो देखिए है फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल। फ्लेम थ्रोटेड बुलबुल गोवा का राज्य पक्षी है। यह प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणी आंध्र प्रदेश में भी, पूर्वी कर्नाटक में, गोवा में, ओडिशा में, पूर्वी केरल में, उत्तरी तमिलनाडु में पाई जाती है। इसे IUCN की रेड लिस्ट में संकट मुक्त रखा गया है, मतलब लीस्ट कंसर्न श्रेणी में रखा गया है। तो इस तरह से चलती है ना, लीस्ट कंसर्न, फिर उसके बाद क्या आती है? वुलनरेबल, ऐसे चलता है ना ये। फिर इंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकल इंडेंजर्ड, सबसे अंत में आएगा एक्सटिंक्ट। तो इसको भी याद रखना, बढ़ते क्रम में, घटते क्रम में, अधिकतर बढ़ते क्रम में ही पूछा जाएगा। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट इन करंट अफेयर्स के, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।